देखो इलस्ट्रेशन नंबर 22 देखो। एन एंटिटी एक्वायर्स अ फाइनेंशियल एसेट्स फॉर करेंसी यूनिट 100 प्लस अ परचेज कमीशन ऑफ करेंसी यूनिट 2। यानी कि एक एंटिटी है जो कि फाइनेंशियल एसेट्स परचेज किया है जिसका कॉस्ट है करेंसी यूनिट 100 और प्लस उसने उस पर कमीशन पे किया है 2 करेंसी यूनिट का। इनिशियली द एंटिटी रिकॉग्नाइज एसेट्स एट करेंसी यूनिट 102। यानी कि 100 में खरीदा था, उसका कॉस्ट था और उस पर कमीशन लगा था, तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट का ही पार्ट होगा। तो इसका एंट्री इनिशियली यानी कि जीरो, जब ये परचेज किया होगा तब इसका एंट्री क्या क्या होगा एंटिटी ने, ये क्या होगा, फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने से 102 से टू बैंक अकाउंट, इसके बैंक से 102 करेंसी यूनिट गया होगा और फाइनेंशियल एसेट्स 102 का आया। ऑब्वियसली ये जो कमीशन है वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, यानी कि कैपिटलाइज होगा फाइनेंशियल एसेट्स में। और इसने बोला भी है कि इनिशियली यानी कि 0th ईयर में जब ये परचेज किया था एंटिटी रिकॉग्नाइज एसेट्स एट करेंसी यूनिट 102, तो हमने भी करेंसी यूनिट को 102 पे रिकॉग्नाइज किया। द रिपोर्टिंग पीरियड एंड्स 1 डे लेटर, यानी कि जब ये परचेज किया उसके अगले ही दिन रिपोर्टिंग पीरियड आ गया। व्हेन द कोटेड मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट्स इज करेंसी यूनिट 100। अब हमें पता है कि फाइनेंशियल एसेट्स जो होता है उसे हर ईच रिपोर्टिंग पीरियड पे हमें रिवैल्यूएशन करना होता है एट देयर फेयर वैल्यू, यानी कि मार्केट प्राइस पे, कोटेड मार्केट प्राइस यानी कि वो फेयर वैल्यू, यानी कि उस रिपोर्टिंग डेट पे उस फाइनेंशियल एसेट्स का फेयर वैल्यू क्या था उस पे हम उसे मेजर करेंगे। तो देखो हमारा हमने रिकॉग्नाइज कब किया था, एक दिन पहले हमने जब परचेज किया तो एक दिन पहले 102 पे रिकॉग्नाइज किया था, जबकि इसका फेयर वैल्यू अगले ही दिन घट करके 100 हो गया, यानी कि 2 करेंसी यूनिट का यहाँ पे लॉस है एंटिटी को। तो ये लॉस को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, ये लॉस को रिकॉग्नाइज करेगा लॉस ऑन ये यहाँ पे लॉस को अदर कंप्रहेंसिव इनकम के थ्रू इसे लॉस को रिकॉग्नाइज करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, फेयर वैल्यू रिजर्व या लॉस अकाउंट डेबिट, हमें 2 करेंसी यूनिट का लॉस हो रहा है, 2 फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स हमारा घट रहा है 2 से। एसेट्स जब घटता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, तो हमारा इसका फेयर वैल्यू डिक्रीज होकर के 100 आ गया, तो इसीलिए हम अपने 2 करेंसी यूनिट से फाइनेंशियल एसेट्स को घटा दिए। अब इसे क्या करेंगे, ये जो फेयर वैल्यू रिजर्व है इसे हम ट्रांसफर करेंगे OCI में, अदर कंप्रहेंसिव इनकम अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू रिजर्व या लॉस अकाउंट। इस या तो हम डायरेक्ट इसे ये एंट्री भी पास कर सकते हैं कि अदर कंप्रहेंसिव इनकम टू, इसका कंबाइंड एंट्री क्या होगा, इस दोनों का जब यदि हम कंबाइंड एंट्री पास करें तो क्या होगा, अदर कंप्रहेंसिव इनकम अकाउंट डेबिट 2 करेंसी यूनिट टू फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट, 2 करेंसी यूनिट से। ये बेटर प्रेजेंटेशन की वजह से के लिए हमने दिखाया। यदि हम ये डायरेक्ट OCI टू फिक्स एसेट्स कर दें तो ये नहीं पता चलेगा कि ये जो फाइनेंशियल एसेट्स को हम 2 करेंसी यूनिट से डिक्रीज किए हैं वो क्यों किए हैं। यहाँ ये दोनों एंट्रीज यदि हम पास कर देंगे तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो ये लॉस हुआ है इसका फेयर वैल्यू रिजर्व, यानी कि फेयर वैल्यू लॉस हुआ है 2 करेंसी यूनिट का, इसीलिए हमने फाइनेंशियल एसेट्स को डिक्रीज किया है। तो इस एंट्री से ये क्लैरिफिकेशन मिलता है, इसलिए कमांड एंट्री सिंगल एंट्री पास करने के बजाय हम ये दोनों एंट्री पास करेंगे ईच रिपोर्टिंग पीरियड पे, यानी कि इस रिपोर्टिंग पीरियड पे हमें फाइनेंशियल एसेट्स को उसके फेयर वैल्यू पे मेजर करना होता है। ठीक है, इफ द एसेट्स वर सोल्ड अ कमीशन ऑफ करेंसी यूनिट 3 वुड बी पेड। ये देखो ये क्या बोल रहा है ना, यदि हम इसे फाइनेंशियल एसेट्स को सेल करेंगे, अब ही हमारा रिपोर्टिंग पीरियड पे कितना आ गया, हमारा फेयर वैल्यू 100। अब यदि इसे हम मार्केट में सेल करेंगे तो 100 तो हमें मिल जाएगा, लेकिन इस पे 3 रुपीज का हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लगेगा। लेकिन ये ध्यान रखो कि इंड AS 109 में यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कहीं भी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल का जिक्र ही नहीं किया गया है। तो इसीलिए ये पॉइंट जो है ना कॉस्ट ऑफ सेल का, ये हमारे लिए इररिलेवेंट है।
ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ये हम जब इंड एस 105 हम जब पढ़ते हैं नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है कि फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल या सेल। हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में यानी कि इंड एस 109 में इसका कहीं भी यूज नहीं है, यही कहीं नहीं बताया गया है कि आप फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल आप दिखाओ। यदि हम 105 में हम पढ़ेंगे नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल के लिए, जब हम स्पेसिफाई करते हैं किसी नॉन करेंट एसेट्स को, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो उस वक्त का फेयर वैल्यू होता है और हमें लगता है कि हमें इस एसेट्स को, नॉन करेंट एसेट्स को सेल करने में कुछ कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ेगा, उस फेयर वैल्यू से हम उसे डिडक्ट कर लेते हैं। लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कहीं नहीं ये जिक्र किया गया है, तो इसीलिए हम इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे। हाउ वुड ट्रांजैक्शन कॉस्ट बी अकाउंटेड इन बुक्स ऑफ एंटिटी? ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम बुक्स में कैसे दिखाएंगे? हमने तो दिखा दिया कि उसे कैपिटलाइज करना चाहिए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करना चाहिए? कैपिटलाइज करना चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स में जोड़ना चाहिए। अब देखो, एंटिटी जब अपना बैलेंस शीट बनाएगा, यहाँ पे एंटिटी जब अपना बैलेंस शीट बनाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, पहले ये फाइनेंशियल एसेट्स इनिशियली क्या कितने पे रिकॉग्नाइज करेगा? 102 पे, और इसके बैंक से पैसा गया, बैंक से इनिशियली 102 गया, लेस हुआ और इतने का एसेट्स आया। अब देखो, अगले ही दिन रिपोर्टिंग पीरियड पे इसका वैल्यू, फेयर वैल्यू कितना हो गया? 100। फेयर वैल्यू एंड रिपोर्टिंग पीरियड कितना हो गया? 100 हो गया, यानी कि ये 2 रुपीज़ का लॉस हो गया, ये लॉस, फेयर वैल्यू लॉस हो गया 2 रुपीज़ का। अब ये जो 2 करेंसी यूनिट का फेयर वैल्यू लॉस है, इसे हम कहाँ पे दिखाते हैं? ओसीआई में दिखाते हैं। तो ये इधर हम 2 करेंसी यूनिट का ओसीआई में दिखा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 102 था, यहाँ पे 100 आ गया, तो ये 2 हमने ये फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर लिया, ये -2 आ जाएगा। और यदि यहाँ पे बैलेंस शीट हमारा मैच होगा, ये निगेटिव में आएगा, इसलिए हम दिखा रहे हैं ये। अब इसको क्या करेंगे ना, ये जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लास्ट में जो रहेगा, इसे हम रिसाइकल कर देंगे पीएल में, यानी कि जब रिपोर्टिंग पीरियड एंड होगा तब हम इसे पीएल में रूट कर देंगे। अल्टीमेटली हमारा ये, और ये जब रिसाइकल होगा तो ये यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा और ये चला जाएगा पीएल में। अल्टीमेटली हमारा बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री क्या करेंगे, एंटिटी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ये अपने बुक्स में कैपिटलाइज करेगा, और ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना, उसे हम इनिशियली पीएल में ट्रांसफ़र करने के बजाय हम इसे फाइनेंशियल एसेट्स में ऐड कर देते हैं, इसलिए क्योंकि वो जब तक उस फाइनेंशियल एसेट्स पे हम इंटरेस्ट अर्न करें, उसको यूज करें, हेल्ड करके रखें, तब तक उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट करें पीएल में ओवर द पीरियड ऑफ, उतने साल में हम डिस्ट्रीब्यूट करें, ना कि जितना ये 2 करेंसी यूनिट का लगा था ना, तो 2 करेंसी यूनिट हम इनिशियली 0th ईयर में ही उसे हम पीएल में ना ट्रांसफर करके उसे लोन यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स में ऐड कर देंगे, और ओवर द पीरियड ऑफ होल्डिंग उसे हम पीएल में चार्ज करेंगे। तो अब देखो आंसर पढ़ते हैं इसका। ऑन दैट डेट द एंटिटी मेजर द एसेट्स एट करेंसी यूनिट 100 विदाउट रिगार्ड टू पॉसिबल कमीशन ऑन सेल। ये क्या बोल रहा है, एंटिटी मेजर करेगा अपने एसेट्स को एट करेंसी यूनिट ऑन दैट डेट। हाँ, ऑन दैट डेट करेंसी यूनिट को 100 पे मेजर, कौन से डेट पे? ये रिपोर्टिंग पीरियड पे बोल रहा है, ये रिपोर्टिंग पीरियड पे। रिपोर्टिंग पीरियड पे हमने क्या, किस पे वैल्यू किया? 100 पे। ये जो हमने फेयर वैल्यू पे मेजर किया है ना, ये रिपोर्टिंग पीरियड पे है। विदाउट रिगार्ड द पॉसिबल कमीशन ऑन सेल, यानी कि कमीशन जो है यहाँ पे 3 करेंसी यूनिट का जो कि हमें सेल करने पे लग सकता है, उसको हम विदाउट रिगार्ड, उसे हम कोई वैल्यू नहीं देंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हमने बताया ना कि 109 में
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कहीं भी ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का जिक्र नहीं है। ये 105 में नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में कंसीडर होता है कॉस्ट ऑफ सेल। फेयर वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल को हम डिडक्ट करते हैं। तो हमारा जो फाइनेंशियल एसेट्स है ये फेयर वैल्यू पे मेजर होगा 100 पे। इफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड रिकॉग्नाइज लॉस ऑफ करेंसी यूनिट इन अदर कंप्रहेंसिव, और लॉस जो था करेंसी यूनिट 2 का, ये जो लॉस था इसे हम कहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे? अदर कंप्रहेंसिव इनकम पे। इफ फाइनेंशियल एसेट्स इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रहेंसिव इनकम इन अकॉर्डेंस विथ इंड एस 109, इसे हम अदर कंप्रहेंसिव इनकम के में दिखाए हैं फाइनेंशियल एसेट्स को। द ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर एमोर्टाइज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, यानी कि उससे इसका मतलब ये हुआ, ये एमोर्टाइज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब ये है कि हम उसको पीएल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को 0th ईयर में पीएल में ना चार्ज करके उसे फाइनेंशियल एसेट्स के वैल्यू में ऐड कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। इससे क्या होगा, वो जब तक वो फाइनेंशियल एसेट्स होल्ड करके रखेगा उतने पीरियड तक वो थोड़ा थोड़ा करके इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग वो अपना पीएल में चार्ज होते जाएगा। अब इससे क्या होता है ना, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ जाएगा यदि हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट कुछ पे किया होगा। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट यदि हम बैंक को, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था ना कि टारगेट लिमिटेड या कुछ ऐसा था जिसमें कि वो 2 टाइप का लोन लिया था और उस पर वो कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करता था, जिससे कि उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। यानी कि वो जब लोन का अमाउंट शुरू में रिकॉग्नाइज करता था तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को फाइनेंशियल लायबिलिटी से डिडक्ट कर देता था। इससे क्या होता था, उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता था और वो जो लॉस था ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ओवर द पीरियड ऑफ लोन पीएल में चार्ज होता था। उसी तरह से प्रोसेसिंग कॉस्ट वाला था वो बैंक में। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, यदि हम कोई फाइनेंशियल एसेट खरीदते हैं और उस पर कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड करते हैं तो उसे डायरेक्ट पीएल में ना ट्रांसफर करके उसे हम फाइनेंशियल एसेट्स में ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका बेनिफिट हमें जब तक मिलेगा उस फाइनेंशियल एसेट्स का, तब तक हम उसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को उतने पीरियड में हम इक्वली प्रोपोर्शनेटली हम डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं पीएल में। जैसे होता है ना कि जब हम कोई प्लांट या मशीनरी खरीदते हैं तो उस पे हम जो एक्विजिशन कॉस्ट वगैरह हमारा लगता है टिल यूटिलाइजेशन रेडी टू यूज़ करने तक उसे हम अपने फैक्ट्री में लाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसमें जितना भी खर्च होता है उस पीरियड में उसको हम क्या करते हैं, उसके कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है, हम उसको डायरेक्ट एक बार में ही पीएल में ना चार्ज करके उसे कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वो डेप्रिसिएशन के रूप में धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड जितना दिन हम प्लांट एंड मशीनरी को यूज करेंगे उतने टाइम में उसे वो पीएल में चार्ज होते जाएगा। यदि हम उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा खर्चा एक बार में ही पीएल में चला जाएगा, जिससे कि क्या होगा, हमारा प्रॉफिट घट जाएगा और जिससे कि ट्रू एंड फेयर व्यू हम नहीं दे पाएंगे। कई बार ऐसा हो, यदि मान लो हम किसी ईयर्स में हमने कई फाइनेंशियल एसेट्स बहुत ज़्यादा खरीद लिया और उस पर हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे दिया और उस बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड कर दिया और उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मैंने पूरे के पूरे पीएल में मैंने चार्ज कर दिया, तो इससे क्या होगा, हैवी लॉस दिखेगा हमारे पीएल में। इन्वेस्टर को क्या पता चलेगा ये लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस ना हमारा दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा तो हुआ नहीं है। हमने तो इन्वेस्टमेंट किया है और जिसका बेनिफिट हम इंटरेस्ट अर्न करेंगे ओवर द पीरियड। इसीलिए इंड एस 109 ये बोलता है कि ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसे आप पीएल में चार्ज करने की बजाय इनिशियली आप उसे फाइनेंशियल एसेट्स में ऐड कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और ओवर द पीरियड आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एमोर्टाइज करेगा यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, यानी कि इसका मतलब यही है कि उसे फाइनेंशियल एसेट्स में ऐड कर देंगे। और चीज़ हमने बता ही दिया कि इनिशियली वो कैपिटलाइज करके रिकॉर्ड करेगा और जो फेयर वैल्यू लॉस है, फेयर वैल्यू लॉस यानी कि फेयर वैल्यू पे हम किसी फाइनेंशियल एसेट्स को मेजर करते हैं एट एवरी रिपोर्टिंग पीरियड, जिससे कि हमारा यहाँ पे 2 करेंसी यूनिट का लॉस निकल के आया था, क्योंकि फेयर वैल्यू अगले ही दिन, जिस दिन खरीदा गया था उसके अगले दिन ही फेयर वैल्यू 100 से डिडक्ट घट करके 100 पे आ गया था, जिससे कि 2 करेंसी यूनिट का लॉस हुआ था, जिसे हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ट्रांसफर कर दिए थे। बस इतना ही था ये क्वेश्चन।